अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत आम खबरें हैं। एक फ़ैसला जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके मुतल्लिक़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि 9 जो शिकायत उनके मुतल्लिक़ थी उसमें वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। उनके ऊपर शिकायत जो थी करप्शन से रिलेटेड थी। और ये फ़ैसला बहुत ही अहम फ़ैसला है, क्योंकि आम तौर पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जब कोई शिकायत आ जाए और वो इस्तीफ़ा देकर घर जाना पसंद करे तो उस केस को वहीं क्लोज़ कर दिया जाता है। ये पहला मौका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक लाइन ड्रॉ की है कि जिसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, करप्शन की शिकायत हो या कोई और शिकायत हो, वो फिर जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच जाएंगी उस चैप्टर को क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत अहम फ़ैसला है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो शिकायत थी वो ज़्यादातर करप्शन से रिलेट करती थी, लेकिन एक फ़ैसला जो बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस समीर भट्टी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का ही लिखा हुआ फ़ैसला, स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी गई थी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ का लिखा हुआ फ़ैसला, उसकी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने गलत करार दे दी थी। उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। तो ऐसे ऐसे फ़ैसले बाकमाल जब किसी जज ने किए हों तो उसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तक ही ये मामला रुकना चाहिए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बहुत सारे और फैसलों की तरफ देखना चाहिए? जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो कल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ओपिनियन दी है अपनी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या उन जजों के किरदार को मौलवी मुश्ताक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक सबको देखकर उनके ऊपर अब फैसला नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को बताना नहीं चाहिए कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया था या नहीं किया था, किस दबाव के तहत फ़ैसला किया था? नवाज़ शरीफ की जो इकामा वाली सज़ा थी, क्या उसके ऊपर फ़ैसला नहीं देना चाहिए था? या अभी मौजूदा अदलिया जिसके सामने बहुत हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस, इमरान खान के अपने केसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान का केस मौजूद है, और इसी तरह स्पेशल सीट्स वाला मामला सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना वाला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को उस पुरानी रवैश से हटकर आगे बढ़कर कुछ फ़ैसला करने की ज़रूरत है या नहीं है? पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला था उसके ऊपर हुक्म इम्तनाह जारी कर दिया है, वो लोग ओथ नहीं उठा सकेंगे। ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को वैसा फ़ैसला करना चाहिए जैसा इन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर किया था, या उससे हट के कुछ करना चाहिए? क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज के ऊपर एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना वो एक ऑप्शन थी, या उसको कहते हैं कि ये फ्लॉज हैं, एक हफ़्ते के अंदर इंतखाबात करवा के और अपना निशान वापस ले लो, तो वो दूसरा रास्ता था जो ज़्यादा काबिल कबूल होता। रिज़र्व सीट्स का मामला भी उससे जुड़ा हुआ है, और पेशावर हाई कोर्ट ने तो अभी स्टे दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक डिसीजन चाहिए, फ़ैसला चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर खामोश है और इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें बाकी जमातों में बांट दी। ये एक नया सियासी तनाज़ा है, उसकी इब्तिदा हो रही है जिसको समेटा जा सकता है, जिसका जो हक़ है उसको वापस लौटा देना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, शाह खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से हमारे साथ, और सरदार लतीफ़ खोसा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। खोसा साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का फ़ैसला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया कि ही वॉज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये पैरा उनके मतलब जो लाइन है उसकी कि 9 कंप्लेंट्स, इसके ऊपर आप क्या राय देते हैं? अच्छा फ़ैसला? देखिए नदीम साहब, मलिक साहब, ये अनहोना फ़ैसला है, बल्कि इंतकामी फ़ैसला है, और ये मुंतकिम मिजाजी का जो है बदकिस्मती से एक ऐसा शाखसाना है जिसका फिर दूर रस नताइज पर जो है इसका मुहित होगा। क्यों नहीं फिर बाकियों का करते? बाकी जब जज ने मुस्ताफ़ी हो जाता है, पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है कि आगे प्रोसीड किया हो, इसलिए कि वो मिसकॉन्डक्ट होती ही उस के लिए है कि ये जज रहने के लायक नहीं है। जब वो जज न रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप आगे कैसे उसको चला सकते हैं जब वो जज ही नहीं रहा? ये इसी तरह है जिस तरह एक MNA के ख़िलाफ़ हो और वो MNA अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाता है या असेंबली टूट जाती है, तो क्या वो आप करप्ट प्रैक्टिसेस या वो उसको मिसकॉन्डक्ट करके तो उसको निकालने की हद तक उसको उस म्याद जब ख़त्म हो गई उसकी, तो फिर आप आगे क्या? आपने इसको इंतकामी फैसला कहा, जो किसी ने उनसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्यों इंतकाम लेना होगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह मुतफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में अगर मिसकंडक्ट का केस था तो उसके ऊपर फैसला आना चाहिए था। सही किया, आगे भी सुन लें फिर आगे ये भी क्यों किया? इसलिए कि आपने देखा
कि जब अपना साबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, उमर अताब बंदयाल साहब थे, तो उस वक्त उमर अताब बंदयाल साहब के हर फेल से जो है माशाअल्लाह मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इख्तलाफ करते थे, और उनके चीफ जस्टिस के दौरान उन्होंने बैठना भी गवारा न किया। हालांकि वो भी मिसकॉन्डक्ट बनती है, वो भी कॉन्डक्ट जो है वो बिफिटिंग ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि अगर आपको इख्तलाफ भी है तब भी। तो और ये कहने लगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक आप फैसला नहीं करते मैं तब तक बैठूंगा ही नहीं। और जब मिलिट्री कोर्ट्स वाला में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी उसका मेंबर बनाया, जो मैंने वकालत की थी, और एतजाज आसन साहब जो है पिटिशनर थे, तो उसमें जब कॉन्स्टिट्यूट की बेंच, उसमें बंदयाल साहब ने, हमने कहा सारी कोर्ट को बिठाएं, तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब कहने लगे कि जो मुयस्सर हैं हम उनको बिठा देते हैं क्योंकि वकेशन थी। हमने कहा जी फाबिहा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसमें जो है मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब को भी उन्होंने बिठाया, और सरदार इनको जो अब रिटायर हुए हैं आज, उनको भी बिठाया गया, सरदार तारिक मसूद साहब को भी। लेकिन जब जो ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो काजी साहब खड़े हो गए, इन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठता, मैं मानता नहीं। सर ये तो किसी असूल से इख्तिलाफ था ना, करप्शन का एलिगेशन नहीं भाई, छोड़ दें यार, छोड़ दें। वो मैं ये कह रहा हूं कि वो बड़ी वाज़ेह डिवाइड आ गई थी, बहुत वाज़ेह डिवाइड बदकिस्मती से आ चुकी थी। और दूसरे जज एजाजुल हसन जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनको भी फिर वो भी मुस्ताफी हो गए, आज खुद मुस्ताफी हो गए। आपके ख्याल में जस्टिस एजाज ने क्यों इस्तीफा दिया? वो मॉनिटरिंग जज भी थे पनामा वाले मामले में, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? इसीलिए कि उनका भी नहीं बनी उनके काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब से। तो सर ना बनी तो काजी फाइज ईसा की भी नहीं बनी, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? काजी फाइज ईसा साहब तो उनको माशाअल्लाह रिव्यू में उन दो जजों ने जिन्होंने पहले फैसला इनके खिलाफ दिया था, उन्होंने यू टर्न मारकर और इनकी रिव्यू को एक्सेप्ट करवा के, उसमें बंदयाल साहब जो है वो ऑथर जज थे जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ फैसला दिया था। तो वो तो एक मुंतकिम मिजाजी तो नजर आ रही थी, उसमें जो है डिवाइड हो गई थी। और ये माशाअल्लाह शरीफ, मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं है इस इशू पे, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से भी इस पे राय ले लूं। पलम शाह आप क्या कहती हैं? मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर जो फैसला है, ये इंतकामी कार्रवाई है या जो करप्शन के एलिगेशन के ऊपर किसी भी जज पे आ जाए तो उसको बड़ा ट्रांसपेरेंटली खुले दिल से देखना चाहिए? और यहाँ खुली अदालत का मुतालबा भी मुज़ाहिर नकवी साहब ने खुद से किया हुआ था। देखिए, तो अब मैं इस मामले में इतना इल्म नहीं रखती, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने ये मुतालबा किया था तो भी एक अच्छी बात है कि खुली अदालत में होता। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये सिर्फ एक जगह तो रुकने वाली है नहीं, और मैं समझती हूँ कि फिर अगर इसी तरह होना है तो फिर बाकी भी तमाम जो पहले किस्से हैं उनको भी खोला जाए। आखिर उनके बड़े जरूर देखना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आज तक हम इस गर्दाब में फंसे हुए। वो भी कोई ना कोई केसेस जो थे अदलिया के, उनकी ही वजह से, फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान आज तक आफ्टर शॉक्स जो है उठा रहे। तो लिहाजा फिर ये हक भी होना चाहिए ज़रा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में देखें किसने ऐसे फैसले किए जिनकी वजह से इस मुल्क में इतना इर्तियाश आज तक जो है वो हम भुगत रहे हैं। जो ज़लज़ले आए मुख्तलिफ फैसलों के ज़रिए, उन ज़लज़लों के आफ्टर शॉक्स आज तक पाकिस्तान में, और इसीलिए आज तक हम स्टेबिलिटी और आज तक हम कहीं ना कहीं अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम हर थोड़े दिन बाद जो है वो किसी नए झटके का सामना भी करते हैं, और उन फैसलों की जो बदरूहें हैं वो हमें सताने आ जाती हैं। लिहाजा इसको लेकर जाएं वापस, कम से कम इतने लोगों तक तो ले जाएं जो जिंदा हैं, उनको तो फैसला करना चाहिए, उनके ऊपर उनको तो अपना जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। काजी ने तो जवाब देना होता है इस्लामी सिस्टम में। हम एक इस्लामी मुल्क हैं, इतने बड़े फैसले जो 25 करोड़ आवाम की जिंदगियां या बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, तलपट कर देते हैं निज़ाम, उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। जो लोग अभी तक हयात हैं उनको आके कम से कम जवाब तो देना चाहिए। अब सैयद अली साहब आप क्या कहेंगे? क्या जज के ऊपर अगर इल्ज़ाम हो तो खुली अदालत में उसका फैसला होना चाहिए, या इस्तीफा दे के चले जाएं तो वो चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। क्यों नहीं, ये भी अकाउंटेबल होते हैं, आखिर अदल व इंसाफ का तराजू इन्होंने पकड़ा होता है।
लाखों लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करने होते हैं। अगर इस तरह के बददियानत जज जैसे मुज़ाहिर नकवी जैसे बददियानत और बदकिरदार जजेस जो चौधरी परवेज़ इलाही के कहने पर माजी में फ़ैसले करते थे, उनकी ऑडियोज़ आई हैं। मुझे बड़े अफसोस है कि खोसा साहब गवर्नर भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं, और ये आज करप्ट निज़ाम के लोगों की जो चोरी की है उनकी ये पुष्टपनाही करते हैं क्योंकि वो उनके हक़ में फ़ैसले करते थे। ये कैसा निज़ाम है? आप इस मुल्क में वज़ीर आज़म को फांसी के फंदों पर लटका दें, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म को जो खिदमत करते हैं उनको जलावतन कर दें, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करके मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कलम की जुम्बिश से आप कहें जी कि आप 24 करोड़ अवाम के लिए नाहल हो चुके हैं। इस तरह के बदकिरदार जजेस एहसन इजाजुल एहसन जैसे लोग बैठे होंगे, मुज़ाहिर नकवी जैसे लोग बैठे होंगे, ये कैसे कह सकते खोसा साहब? इसका मतलब है जज को ये इख्तियार है वो कत्ल कर दे, अपनी जजेस से वो इस्तीफ़ा दे दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये खोसा साहब, मैं आपको अहादीस मुबारक भेजता हूँ, अगर आप पढ़ने का शौक़ रखते हैं या कभी ज़िंदगी में हदीस पढ़ी है, मैं भेज दूँगा। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं जजेस के बारे में, जिन्होंने इंसाफ करना है। अल्लाह की अदालत में जब उनको पकड़ा जाएगा, एक एक चीज़ उससे पूछी जाएगी कि भाई ये पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के आप चीफ जस्टिस बन के बैठे थे, आप तो करप्शन में मुब्तला थे, और खोसा साहब कह रहे हैं कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया, आपको पूछ नहीं सकते थे। वो मुल्क उसके बाप का था कि वो पैसे लूट के खा जाए, वो लोगों को नाइंसाफ़ी दे और आप उनको कहीं भी चले जाए। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेज दे, इजाजुल एहसन जैसे लोग। आप कहते हैं जी कि उनकी काजी फाइज ईसा साहब से नहीं बनी। को खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी ज़ाती अना और मफादा से बाहर निकलें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक जज गलत फैसला दे, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, उसकी ऑडियो और उसकी वीडियो दोनों रिकॉर्ड का हिस्सा हो, और ये कहते हैं जी कि मिसकंडक्ट हो गया, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और उनको अब वो जज नहीं रहते, पूछ नहीं सकते। नाउज़ बिल्लाह को वो ऊपर से उतरी ऐसी मखलूक है जो नहीं पूछ सकते। क्यों ना पूछें? पाकिस्तान के लोगों के गलत फैसले इन लोगों ने दिए, पाकिस्तान की अदलिया का बेड़ा गर्क इन काली भेड़ियों ने किया, और आप उनको कहते कि पूछे नहीं। इनका ट्रायल भी होना चाहिए। अब ये जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने दिया है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि आप काजी फाइज ईसा साहब को, खोसा साहब, इस घटिया आदमी के साथ जो मुज़ाहिर नकवी है उसके साथ आप अटैच कर रहे हैं। वहां पे काजी फाइज ईसा साहब, आप एक मिनट सुन लें, साकिब निसार का ले लें, सईद खोसा का ले लें। साकिब निसार का क्या किरदार रहा? घिनौना किरदार रहा। आप बोलते उस वक्त जस्टिस सिद्दीकी के हक में, जहाँ पे 2 साल की मेहनत ज़ाया होने की निस्बत उनको उस वक्त के डीजी क्या नाम था उनका, फैज़ हमीद साहब ने दोष करवा दिया। पूछते आप उनसे, किधर थे आपकी ज़मीर और आपकी गैरत जब अरशद मलिक ने इतराफ़ी बयान दिया कि मेरे से नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दिलवाया गया जस्टिस ये जो बैठा हुआ है साकिब निसार की, कि आप कैसी बात करते हैं? कैसे इन दरिंदों को जिन्होंने इंसाफ का गला घूटा हो और आप उनको कहते कि जाने दें? बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं काजी साहब, फाइज ईसा साहब को। खोसा साहब से इसका जवाब ले लें। सोच को कंडेम करता हूं, मैं कंडेम करता हूं खोसा साहब आपकी सोच पर, नदीम मलिक साहब, प्लानिंग के ऊपर कि आप सोचिए काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। मलिक साहब, जी खोसा साहब, अगर आपने सारा टाइम इन्हीं को देना है और ये गालियां सुनवानी है अगर आपने, तो फिर मैं तो प्रोग्राम से, मेरे ख्याल में मुझे मुखलिसी दे दीजिएगा। मैं ऐसे शाउटिंग का आदी नहीं हूँ। शाउटिंग बाउट जो कर रहे हैं, शाउटिंग करने की चाहिए भी नहीं है, मुनासिब अल्फाज में ही तंकीद होनी चाहिए। देखिए, नहीं, मुनासिब अल्फाज में देखिए, खोसा साहब एक चीज आप बताइएगा, साकिब निसार का जो बात फैसले ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं खोसा साहब आपसे राय चाहता हूँ। जी मलिक साहब, एक मिनट, जी बताइए। मैंने बिल्कुल किसी चीज का नहीं किया। मैंने कहा साबका रवायात हमेशा यही रही है। अगर साबका रवायात से आप हटके करते हो तो आर्टिकल 25 में कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, तो फिर आर्टिकल 25 को उठा के आइन से बाहर फेंक दें। बाकी रहा ये, इनको पता ही नहीं है कि उन पर इल्ज़ाम क्या था। इन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि इन्होंने पैसे लेके या करप्शन करके कोई गलत फैसला किसी के हक में दिया है या किसी को मफाद दिया है। इनको पता ही कुछ नहीं है कि बातें क्या थी और क्या इल्ज़ाम
उस पर लगाए गए थे। ये मैं इसलिए इंतकामी कह रहा हूं कि अगर आप अंधे की तरह देख भी ले कि जी एक इसने जो है फलां तारीख को खरीदा था एक मकान और वो 80 करोड़ का था, या और अब जो है इसने 10 साल 15 साल के बाद बेचा है तो वो 2 अरब का हो गया है, तो वो एस्केलेटेड प्राइस ऑटोमेटिकली होती है। ये इल्जाम उस पर था ही नहीं, और फिर वो खरीद करके उसने एक बेच के एक दूसरी एसेट खरीदा है। ये आप इंसाफ के कत्ल, हमने 45 साल के बाद भी हमने देखा कि इंसाफ के कत्ल का खुद सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ये बात माफ कीजिएगा, ये अगर आप हाफ बेक्ड फैक्ट्स पर आप इस तरह से शाउटिंग करके किसी पर इल्ज़ाम लगा के और उसको जो है गुनहगार करके और उसको कंडेम करते हो, और जबकि वो मौजूद भी नहीं है, और उसकी मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर बाकी लोगों के साथ आज तक तारीख में ये होता है कि जब जज मुस्ताफी हो जाता है जो तो 45 साल बाद इंसाफ का फैसला हुआ है, खोसा साहब जो 45 साल बाद फैसला हुआ है, मेरा एक सवाल है, मैं कल भी प्रोग्राम में उठाया था, आज बड़ा ही मुनासिब है आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मैं इस पर राय चाहता हूँ। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं होगा कि वो 45 साल पहले जिन्होंने फैसला किया था, जनरल ज़िया हो या उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज हो या मौलवी मुश्ताक हो, उनके मुतल्लिक भी एक फ़ैसला जारी करें कि उनका रोल क्या था, उसकी जाँच परख करें, और अगर उन्होंने मिसकंडक्ट किया है किसी के दबाव के, किसी के इशारे के ऊपर, किसी की कॉल के ऊपर, कुछ भी ऐसा जिसने भी किया उसके ऊपर ऑर्डर पास करें, उसको बताएं कि क्या हुआ था। ये फैसला ना सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में आना चाहिए, बल्कि इकामा के ऊपर जो नवाज शरीफ का फैसला था उसके ऊपर भी आना चाहिए, उसका 63A का फैसला कैसे हुआ था उसके ऊपर भी आना चाहिए, बल्ले का निशान कैसे गया है PTI से उसके ऊपर भी आना चाहिए। इंसाफ तो यही होगा, क्या कहते हैं आप? मलिक साहब बिल्कुल मैं आपकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए लंदन में क्रॉमवेल ने उसने एक निज़ाम को दरम बरहम करके उसने जो है गासिबाना तौर पे कब्जा करके उसने जो है किया था, और जब वो फौत होने के बाद 2.5 साल के बाद उन्होंने उसका ट्रायल किया, पॉस्ट्यूमसली ट्रायल करके उसको सजाए मौत दी गई क्रॉमवेल को, और क्रॉमवेल की हड्डियां वो इनका बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से हड्डियां निकाल कर पार्लियामेंट के बाहर लटका दी गई, ताकि आइंदा से किसी को उसके बाद जुर्रत नहीं हुई कि निज़ाम के साथ कोई खिलवाड़ कर सके उस पार्लियामेंट के साथ। आप जब बार बार हम उनकी जो है उसकी बात करते हैं पार्लिमानी निज़ाम की, बरतानिया की, तो उसकी वजह यही है कि मुहासबा हुआ, मरने के बाद भी किया गया। जिस शख्स ने खिलवाड़ किया उसने उनके निज़ाम के साथ उसको फांसी देकर उसकी हड्डियां तक लटका दी गई, इबरत का निशान बनाया गया। बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि ये जो है बिल्कुल पॉस्ट्यूमसली होना चाहिए, ज़ियाउल हक के खिलाफ ये बिल्कुल होना चाहिए, मौलवी मुश्ताक के साथ बिल्कुल होना चाहिए, उन जजों ने जिन्होंने फांसी दी है उनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, और ये जो है ताकि ये आइंदा से इस तरह की रस्म जो चल निकली है वो बंद हो। और दूसरी बात, खुदा का खौफ करें, 9 मई और 9 फरवरी के दरमियान जो कुछ हुआ है इसको भी खुदा रहा 45 साल बाद इंसाफ मत दीजिएगा। एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर हार्ट थ्रॉब जो लोगों की दिलों की धड़कन है, और माशाल्लाह बैठे हुए हैं आबिद शेर अली साहब, सफाया फिरा है फैसलाबाद में, सारे इनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बुरी तरह हार गए हैं। आफरीन है अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की, कि उन्होंने 8 फरवरी को इसके बावजूद कि हमसे बल्ला छीन लिया गया, इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवार जो है वो कैंपेन नहीं कर सके, मैं खुद ना जलसा कर सका, ना मुझे रैली निकालने दी गई, ना मुझे जुलूस निकालने दिया गया, ना कैंपेन करने दी गई, और फिर भी मैं 45,000 वोटों से 122 से जीता हूं। हम आग के दरिया से गुजर के इस वक्त जो है, और फिर भी 8 फरवरी को 180 सीटें हमारी जो है जीती हुई, और अगर हमें अकलियती और हमें खवातीन की नशिस्तें देते हैं तो 235 पर हम पहुंचते हैं, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास। खवातीन वाली नशिस्तों की तरफ आता हूं, लेकिन ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस के ऊपर पलवशा पास है, तो मैं चाहूंगा उनसे भी देखें ले ले। मैं खवातीन की नशिस्तों पे भी आता हूं। सर आपकी बात चाहे कि इस मामले को दोबारा टेकअप किया सर, खुश आइंद है जी
सर खुश आइंद फैसला है। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बहुत खुश आइंद फैसला है। हम पहले दिन से कहते आए हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है, उसका अदालती कत्ल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कलंक से तो माथे से तो कलंक का टीका शायद साफ करने की कोशिश की है, लेकिन अगर इंसाफ देना है और इसको चूहे बिल्ली के खेल को ख़त्म करना है तो फिर आपकी तजवीज़ से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। खुदारा इस वक्त इमरान खान को भी फिर इंसाफ दीजिएगा, जुडिशल कमीशन बनाए या आप खुद तो देखें कि क्या 9 मई का ऑर्केस्ट्रेड थी मूव और वो आके 9 फरवरी में आपने आके उसका नतीजा निकाल दिया कि इमरान खान को बाहर कर दिया, उसकी पार्टी को जो है मुनहदिम कर दिया। अब हम तहरीक सुन्नी के नाम सुन्नी वो नाम भी मुझे नहीं आता, हम उसके नाम पर बैठे हुए हैं पार्लियामान में। यानी इन्होंने जो कुछ इस पलशा क्या आप चाहेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद उन जजों के किरदार के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि एक राय दें? देखिए मैं आपको बिल्कुल एक जो मुझे महसूस होता है कि तो इंसाफ हो नहीं सकता, क्योंकि इंसाफ एक तो वो जान से गए जो इतना बड़ा लीडर था और उसके चाहने वाली एक दुनिया थी। वो लोग कई जो हैं वो इनकी राह देखते देखते कि कभी इंसाफ होगा, कई लोग दुनिया से चले गए। फिर उनके साथ क्या इंसाफ हुआ? उनकी औलाद ने एक जो है इंसाफ देखे बगैर वो भी दुनिया से चली गई। और अब जो है जाकर ये चंद सत्रों से क्या होता है, हालांकि कुदरत ने, मैं समझती हूँ कि जो है वो इंसाफ किया। कुदरत का इंसाफ किसी अदालत के इंसाफ के जो है मातहत नहीं होता, और कुदरत ने कभी मक्खियाँ शहद की भेज के और कभी दीगर तरीक़ों से इंसाफ किया, और उस इंसाफ पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये एक अलग बात है कि जो है शहीद वो मरा नहीं करते, लेकिन आप ये देखिए कि अब भी मैं समझती हूँ कि थोड़ा 2 कदम अदालत को आगे जाना चाहिए था। आखिर ये फैसला किसी ने तो किया, उनके नाम क्यों नहीं है बीच में? ये आसमान से तो नहीं टपक पड़ा ना फैसला, फांसी का फंदा आसमान से तो नहीं गिरा ना, ये किसी ने किया। उनके नाम लेने में क्या डर है? उनके नाम होने चाहिए, उन्हें अदलिया की तारीख से जो है डिलीट करना चाहिए, उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये खुदाई सिर्फ है इंसाफ, और ये जो ये जुल्म करता है एक इस्लामी मुल्क में बैठकर, देखिए ये काम तो उन मुल्कों में नहीं होते जिनमें हम मुसलमान नहीं होते, वहां इंसाफ का जो है तराजू हमसे बेहतर तरीके से बैलेंस्ड है। प्रेयर लेकर जाना चाहिए, देखिए, और ये भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती चले किसी की कब्र की बेहुरमती करे, लेकिन कम से कम हथकड़ियां ले जाके उनकी कब्र के ऊपर रख दी जाए और लोगों को दिखाया जाए किसी को क्या हक था कि एक शख्स जिसको एक दुनिया चाहती थी, और अगर वो शख्स आज जिंदा होता तो आज इस मुल्क की तारीख शायद बहुत मुख्तलिफ होती। उसके आफ्टर शॉक्स जो उस वक्त से ज़लज़ला ये आना शुरू हुआ, आज तक हम क्यों अपनी टांगों पे खड़े नहीं हो सक रहे? एक ब्रेक ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है ये बड़ा टेढ़ा है। असूली तौर पर बात की जाए तो जिस जमात की जो नशिस्तें हैं उसको मिल 2018 में सेनेट इंतखाबात में शेर का निशान लेकर आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट किया गया था। हम लोगों ने बहुत तनकीद की थी उसके ऊपर। अब उससे 100 गुना ज़्यादा सज़ा PTI को मिल रही है कि जो इंडिपेंडेंट्स उनका हक बनता है, पहले तो उनको पार्टी का निशान मिल जाता, फिर अब उनकी रिज़र्व सीट्स उनको मिल जाती। दोनों चीज़ों से आप उनको महरूम कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त रविश है या इसको तब्दील करना चाहिए? देखें नदीम मलिक साहब, फ़ैसले हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं होते, फ़ैसले आइन और कानून की रोशनी में होते हैं। नंबर 1, वो तो आपने सेनेट की मुस्लिम लीग नून की अच्छा किया, आपने करवा दिया। जब नवाज शरीफ साहब को सदारत से उतारा गया, नवाज शरीफ साहब के दस्तखत शुदा पेपर को गुनाह समझा जाता था। उस वक्त के दौर में, उस वक्त आमराना निज़ाम में इमरान खान उसका हिस्सेदार था। वो लड्डू बांटते थे, खुशियों और आशियाने बसाते थे। अगर मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर खोसा साहब को आप सुनवा दें, वरना मैं उनको भेज दूंगा, सुन लेते उनकी बात कि आप आंखों में आंसू दे दे के हाथ दे दे के रोएंगे। ये रोए फिर बाद में। हम देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मलिक साहब, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी कारकुन का बेटा भी हूँ। मैं किसी सियासी कारकुन पर तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया, जिन्होंने
हमारी पाक फौज की शोहदा की बेहुरमती की, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। खोसा साहब ने कहा 9 मई से फरवरी तक। खोसा साहब जिस 2018 25 जुलाई की आप पैदावार है या आपकी पार्टी पैदावार है, किसी से नहीं टूकी छुपी। हमें भी पता है कि इंतखाबात कैसे चोरी हुए, RTS सिस्टम कैसे चोरी हुआ, आप तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको कहते थे आए मिलकर मुल्क को, इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम तलखियां बुलाते हैं, आए मुल्क को आगे लेकर चलें। आप कहते थे रिजर्व सीट्स का मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद को, PTI को, या नहीं मिलनी चाहिए? मैं अगर सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन से कबल जो आईनी तरीकाकार है, मोहतरम नदीम मलिक साहब, ये खोसा साहब भी वकील हैं, अच्छी बात है, इनको समझ अगर हो तो ये आपको भी आगाही दे दें। अगर जिन पार्टियों ने, आपको पता है अगर नून लीग फ़र्ज करे 25 अपने अरकान देती है, उनकी बाद में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको अजाफी सीटें दे दी जाती हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एज ए पार्टी अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल उनका हक बनता है, डंके की चोट के ऊपर उनका हक बनता है, कोई उनका हक नहीं छीन सकता। ये आप देखें कि जब आप वायलेशन करें, कानून की खिलाफ वर्जी करें और कहें जी कानून भी आपकी मर्जी का हो, फैसले भी आपकी मर्जी का हो, ऐसा नहीं होता। जब आप काजी फायद ईसा साहब की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहाँ पे बात आइन की होगी, बात कवानीन की होगी, सियासी हमदर्दियों की बात वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये सवाल रखा जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो कायदे कानून है, उसके मुताबिक क्या सुन्नी इत्तेहाद ने अप्लाई किया है उन सीटों के लिए? वो कहेंगे जी नहीं किया। तो मलिक साहब इसका फैसला ना आप TV चैनल पे कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। हमदर्दी की बुनियाद पर आप सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रख सकते हैं। मैं पॉलिटिकल कारकुन होकर मैं पॉलिटिकल वर्करों की इज्जत करता हूँ। मेरा मरना जीना, ओढ़ना बिछोड़ना उनके साथ है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो मैं सीसा पलाई दीवार बनकर उनके सामने खड़ा हूँ। लेकिन जो 9 मई का वाकया है, अगर खोसा साहब उसकी तायीद करते हैं, ये जवाब दें। और अगर पहले जवाब ले लें। कोई आप कहते हैं हम उसको ये मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कभी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा रिजर्व सीट्स का, कुछ थोड़ा सा कानून और आइन दोनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए वजाहत फरमाएं कि क्या माजी में ऐसी मिसाल मौजूद है? बाप पार्टी की लोग मिसाल देते हैं, मैं बहुत वाकिफ़ नहीं उस केस से, आप रोशनी डाल सकते हैं। क्या इसके ऊपर कोई लॉ में बाइंडिंग कंडीशन मौजूद है या लॉ साइलेंट है? इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें। देखें, मेरे ख्याल में तो ज़रा ये लाइल्मी की इंतहा है, क्योंकि आइन का अगर आर्टिकल 51 देखें और आर्टिकल 17 को साथ आप पढ़ें, पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन जो है वो पार्लिमानी पार्टी से मुख्तलिफ है इलेक्शन एक्ट में भी 2017 के। ये पॉलिटिकल पार्टी को पार्लिमानी पार्टी के साथ जो है ये मदगम करने वाली बात है, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। किसी शिक को आप रिडंडेंट नहीं कर सकते आइन में के तहत। अब आइन में ये है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 51 में बड़ा क्लियर कह दिया कि जो इंडिपेंडेंट लड़के 3 दिनों के अंदर वो अगर किसी भी जमात में शामिल होंगे तो वो भी उसी पार्टी ही के मुतसव्वर होंगे और अददी हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें उनका हक होगा। इसलिए उसको मैं हैरान हो रहा हूँ कि उसने चाहे, क्योंकि उस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल SIC, मेरे तो मुंह पर भी नहीं, आपकी पार्टी है, नाम मुझे याद करना पड़ रहा है, ये चढ़ता भी नहीं है, इसलिए कि हम PTI हैं, इसलिए कि हम आज भी PTI ही है कहते हैं। ये जबर है, सुप्रीम कोर्ट का जबर है, जिन्होंने हमसे बल्ला छीन लिया और वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है उन्होंने ओवरटर्न किया। वो भी आप ठीक कह रहे हैं, तारीख में काश 45 साल ना लगाए फिर इसको तस्हीह करने में कि आप उसका जो है हिस्सा बने कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मुनहदम करके। लेकिन 45 साल नहीं लगेंगे, जल्दी वो मामला आ जाएगा, रिव्यू फाइल हुआ है, वेरी सून सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन रिजर्व सीट्स के ऊपर सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि वो आपकी नहीं बनती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट दी नहीं है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर खुद साहिबजादा साहब ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि वो भी बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने जा रहे थे जब बल्ला छीन लिया गया। इट्स ए यूनिक सिचुएशन, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी वो लॉ बन जाएगा, या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए। होगा क्या खोसा साहब? देखें, यकीनी बात है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बुध को रखा है। आज भी समाअत हुई लेकिन बुध के लिए वो चला गया है, तो बुध को वो यकीनन इसका उन्होंने माने भी कर दिया है, स्टे भी दे दिया है कि किसी को जो है हल्फ ना दिया जाए। स्पीकर को उन्होंने KPK के स्पीकर को हुक्मनामा जारी कर दिया। तो 5 जजेस पहले तो इस पेशावर हाई कोर्ट के ये फैसला करेंगे, और मुझे कभी उम्मीद है कि जब आइन की आप रूह सारी को देखेंगे तो फिर वो जो है ये बिल्कुल दे देंगे जो खवातीन की नशिस्तें हैं और अकलियती नशिस्तें हैं वो दे देंगे। और जो बन गए लाहौर हाई कोर्ट में भी आज साहिबजादा साहब चलेंगे हैं, और आपने ये अभी ये दुरुस्त फ्रेज इस्तेमाल किया, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखा जाए या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखा जाए तो फिर उसूली तौर पर जो रिजर्व सीट्स हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही जानी चाहिए। स्पिरिट तो यही कहती है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी से भी इसके ऊपर राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पल्शा, रिजर्व सीट्स के ऊपर आपकी क्या राय है? 2 फैसले किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। एक तो रिजर्व सीट्स उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी नहीं चाहिए। दूसरा ये किया कि वो सीटें बांट दी PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये एक और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन गई। हमें तो जो है पीपल्स पार्टी को इन सीटों के आने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारे इलेक्शन के नंबर्स जो हैं सदारती इंतखाब जो अगला मार्का है वो वैसे ही पूरे। लेकिन कौमी असम्बली में आपके इत्तेहाद की 2/3 मेजॉरिटी नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हमें जो है उसकी वो शायद ज़ाहिर है मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा मुनासिब है। सेनेट इलेक्शन में भी फ़ायदा होगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन देखिए हमारी जो अभी परसों मार्का है उसमें हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन अब इसका जवाब बहुत सी बातों का तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने देना, और चूंकि अब ये कोर्ट्स में चला गया मामला तो लिहाजा मेरी ख्वाहिश में नंबर फर्क पड़ते हैं, पढ़ते हैं, जाहिर है पढ़ते हैं। सूबाई सतह पर भी उनसे चीटें ले लें, पंजाब से भी ले लें, KP से भी ले लें। किसी का मैंडेट जो है मैं ये नहीं कह सकती कि किसी को दे दिया जाए, लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी खुद ही अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसका अब क्या किया जाए? वो असल में बल्ले के निशान के ऊपर सारे जा रहे हैं। तो देखिए ना, अब ये एक कड़ी से कड़ी जोड़ लें कि पहला गलत काम किसने किया। लेकिन बहरहाल अब गलत फैसला तो नहीं है, वो तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन था कि बल्ले पे लड़ेंगे। नहीं, वो तो था, लेकिन फिर जो इनके अपने मसाइल थे वो इंटर पार्टी इलेक्शन के, उसमें जो एक कमज़ोर केस लड़ा गया उससे भी ज़ाहिर है मसाइल पैदा हुए। बहरहाल अब इस बहस से एक ही अलग बहस है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूँगी कि एक हमें जो फ़िलहाल 9 तारीख को एक हमारा इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है, आसिफ अली ज़रदारी साहब इंशाल्लाह सदर मुंतखब होंगे पाकिस्तान के, लेकिन उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं था, हमारे नंबर्स पहले ही पूरे हैं। दूसरी बात, चूँकि अब ये 2 मुख्तलिफ कोर्ट्स में ये चैलेंज हो चुका है तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करें तो अच्छा, इंतज़ार करें कोर्ट क्या कहती है और फिर उस पर हम। आबिद शेर अली साहब, आपसे वे फॉरवर्ड के ऊपर कोई आगे का रास्ता क्या होगा? इसी तरह भी लड़ाइयाँ ही चलेंगी या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा जिसमें मैं थोड़ा सा बिजनेस नॉर्मल हो जाए, लाइफ? मैं एक छोटी सी बात करता जाऊँ। खोसा साहब की पार्टी ने जब कोई रिलीफ लेना होता है तो ये पेशावर हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रास्ता इनको नहीं आता, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, नहीं लाहौर भी गए, पाकिस्तान में सर लाहौर भी गए, बहुत सी हाई कोर्टें हैं। जो भी रिलीफ इन्होंने लेता है इमीडिएट रिलीफ इनको वहीं से मिलता है। मुझे नहीं पता कि वहाँ से क्या निकला है, लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि पाकिस्तान के गरीब मुश्किलात का शिकार हैं, पाकिस्तान के लोग मसाइल का शिकार हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़तरात का शिकार है। हमें बैठ कर चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाकर अगले 3 साल के लिए सियासत छोड़कर रियासत और पाकिस्तान की अवाम के लिए मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। खोसा साहब भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, मिल बैठकर ऐसे इलेक्शन लॉज लाएं ताकि किसी किस्म का कोई तफरका या कोई कहे कि जी हमारे साथ धांधली होगी। एक लाइन कुछ कह सकते हैं, देखिए मैं ऐसी मामलात हो कि
कि जिस तरह जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब ने 80 करोड़ का घर लिया तो फिर उसने 80 अरब का ही होना था। वो दिन ज़रूर आए और जल्द आए कि पाकिस्तान के आम आवाम भी, आप और मैं भी इसी तरह के घर ले सकें। पल्लव शाह खान, आबिद शेर का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।